ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। बस आज मेरे गरीब परिवार की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर ठंड का मौसम मेरे परिवार को और नहीं सताएगा। आज मैं किसी भी कीमत पर रजाई लेकर ही जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए गरीब रविंदर, जिसके ना तो पैर में चप्पल थी और ना शरीर पर कोई मोटा स्वेटर, ठंड में कपकपाता हुआ भागते हुए रोड पर पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे गरीब भिखारी लोग, जिनके हाथों में बहुत ही सुंदर मखमली रजाइयां थी, आपस में बातचीत कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तभी रविंद्र एक बूढ़ी अम्मा के पास आकर पूछता है, अम्मा, आप लोगों को जिन साहब जी ने ये रजाइयां बांटी वो कहाँ हैं? वो साहब तो कब के चले गए बेटा। जिसे सुनकर रविंद्र की सारी उम्मीद टूट जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चले गए? ऐसे कैसे चले गए? उन्हें मेरे लिए रुकना चाहिए था। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? आखिर कौन है ये बेबस लाचार शख्स जो एक रजाई के ना मिलने से इतना ज्यादा दुखी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो इसे खैरात पे बांटी जाने वाली रजाई के लिए भी रोना पड़ रहा है? तो चलिए देखते हैं। जहां एक पुराने से बने हुए टूटे फूटे मकान के अंदर गरीब बहू इंदू मिट्टी के चूल्हे पर धुएं में चाय बना रही है। एक बगल में उसके पास सास ससुर, जो कि बिल्कुल बुजुर्ग हो चले हैं, गरीबी के चलते फटा चिटा गुदड़ी ओढ़कर बैठे हैं। गंगा, इस बार के ठंड ने तो शरीर का जाड़ उखाड़ कर रख दिया है। हाँ रविंद्र के बापू, अभी तो मार्ग शीर्ष की ठंड में इतना बुरा हाल है, पता नहीं माघ पूस का महीना बिना रजाई के कैसे कटेगा। मगर हम गरीबों के लिए क्या गर्मी, क्या सर्दी, सारे मौसम कष्टों से भरे हुए ही गुजरते हैं। ये ठंड का मौसम तो केवल अमीरों की जिंदगानी में खुशियों की सौगात लाता है। अपने माता पिता की इस बात से रविंद्र को बहुत ज्यादा दुख लगता है। हे भगवान, आखिर कैसा लाचार बेटा हूँ मैं, जो अपने घर में एक रजाई तक खरीद कर नहीं ला सकता हूँ। माँ जी, बाबूजी चाय लीजिए। ला दे बहू, धन्यवाद। जा रविंदर को भी चाय दे आ। बेचारा मेरा बच्चा कब से आंगन में ठंड में लकड़ियां काटने में लगा पड़ा है। इंदु चाय लेकर बाहर आंगन में आती है और पूछती है, ये लीजिए चाय पी लीजिए। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं, बताइए ना। तुमको सब पता तो है इंदु, घर के हालात अभी क्या हैं। दिन रात एक करने के बाद भी मैं अपने परिवार की खुश रखना तो दूर, अपने बुजुर्ग माता पिता, बाल बच्चे और बीवी के लिए एक रजाई तक भी नहीं ला पा रहा हूँ। तुम लोगों को सारी रात ठंड में जूझते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल मुझको बहुत कोसता है। अभी चुप हो जाइए, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन वो हमारे गरीबी के हालात जरूर बदल देगा। चाय पीकर रविंदर काम पर निकल जाता है। आजकल वह एक कोयले की भट्टी में कठोर कोयला तोड़ने का काम करता है, क्योंकि ठंड के मौसम में फिलहाल उसके पास कोई और काम नहीं है। बेचारा ठंड में ठिठुरते हुए खदान में पहुंचता है। तभी वहां का मालिक उसे गाली गलौज करने लगता है। आइए आइए मालिक साहब जी, आप ही का तो इंतजार हो रहा था। धन्य भाग्य हमारे जो आपके कदम पधारे। हाँ क्यों बे हराम के, इतनी लेट से क्यों आया है? ये क्या तेरे बाप का घर लग रहा है जो लाड साहब की तरह आ रहा है? क्या करूं मालिक, सड़कों पर इतना ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब ज्यादा भाषण मत दे, चौधरी चाचा की तरह। चल काम कर, काम पर लग जा। बेचारा रविंद्र कांपते हुए कोयला तोड़ने लगता है। जहां सब लोगों ने स्वेटर पहना हुआ है, वह एक फटी कमीज पहने हुए था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में उसके दोनों बच्चे शिबू और कोमल को टीचर डांट रही होती हैं। शिबू, कोमल, स्टैंड अप। तुम दोनों का स्वेटर कहाँ है? मैंने तुम दोनों को कहा था ना स्वेटर पहन कर आना, वरना स्कूल मत आना। मैडम जी, हमारे पिताजी बहुत गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें स्वेटर दिलवा सके। मैडम जी, हमारे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हो पाते। तुम लोगों का ये बहाना नहीं चलेगा। पता नहीं ऐसे गरीब लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं जब उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते। तो कल अपने पेरेंट्स को बुलाकर लेकर आना। नाउ गेट आउट फ्रॉम दिस क्लास। अभी के अभी दोनों ग्राउंड में जाकर मुर्गा बन जाओ, और जब तक छुट्टी नहीं होगी वहीं खड़े रहोगे। लेकिन मैडम जी बाहर तो कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, इस कमरे के अंदर तो हीटर चल रहा है, मैं यहीं रहने दीजिए ना मैडम जी। घमंडी अध्यापिका दोनों बच्चों पर जरा सा भी तरस नहीं खाती और उन्हें कड़ाके की ठंड में ग्राउंड में खड़ा कर देती है, जिससे दोनों को सर्दी जकड़ लेती है और उल्टी बुखार लग जाता है।
शिबू मेरा बच्चा, क्या हो गया है तुझे? देखिए ना माँ जी, शिबू जब से स्कूल से आया उल्टी किए जा रहा है। बेचारा बच्चा इतनी ठंड के मौसम में बिना स्वेटर के स्कूल जाता है। ऊपर से सारी रात इस गुदड़ी को ओढ़कर ठंडी थोड़ी ना जाती है। सर्दी लग गई है इसे, थोड़ा लहसुन वाला सरसों का तेल लगा दे, राहत आ जाएगी। ऐसे ही बेचारी गरीब परिवार वाले भीषण ठंड की मार सह रहे थे। एक गुदड़ी में बेचारे परिवार की ठंड में रात मुश्किलों भरी गुजरती है। देखते देखते अब जनवरी की सबसे भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, जिससे शंकर को गठिया का दर्द उठता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। पता नहीं सारे दुख मुसीबत ईश्वर हम जैसे गरीब परिवारों के भाग्य में ही क्यों लिख देता है। रविंद्र बेटा, तेरे बापू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ माँ, बापू को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब है ना? डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अब कैसे हैं? देखिए, आपके पिताजी की हालत बहुत ही नासाज है। उन्हें गंभीर रूप से ठंड लग गई है। अगर आप उनकी सलामती चाहते हैं तो उनको गर्माहट में रखिए। आजकल तो एक से बढ़कर एक रजाइयां आ रही हैं। एक बढ़िया कंपनी की रजाई खरीद लीजिए या हीटर लगवा लीजिए। डॉक्टर साहब, जिनके बस में एक रजाई खरीदना नहीं है वो हीटर कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती आपको इन्हें गर्माहट में रखना होगा। चिंता भरे मन से पूरा परिवार ठंड में सड़क से घर जाने लगता है। तभी गरीब बहू रोड पर रहने वाले कुछ लोगों की बातचीत करते हुए उन्हें सुनती है। अरे काकी, बिल्कुल पक्की खबर है। वो साहब जी, इस साल हम गरीबों को मुफ्त में कंबल नहीं बल्कि मखमल की रजाइयां बांटने आने वाले हैं, वो भी पूरे 100 की 100 रजाइयां। फिर तो हम गरीबों के ठंड में ओढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। वैसे भी सरकार तो हम जैसे गरीबों पर कभी ध्यान नहीं देती है। भला हो साहब का जो हमारे लिए इतना करते हैं। इंदु को अपने परिवार में रजाई लाने की एक उम्मीद दिखाई देती है। वो रविंदर से कहती है, अजी आपने सुना, कल इस रोड पर कोई साहब रजाई बांटने आने वाले हैं। हाँ, मैंने सुना। हमारे गरीब परिवार के लिए ये सुनहरा मौका है रजाई पाने का। मैं इसे किसी भी कीमत पर हाथों से नहीं जाने दे सकता हूँ। अगले दिन रविंदर कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे सड़क पर जाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ धुंध भरी सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति बेहोश पड़े हुए थे। साहब, साहब, ओ साहब, उठिए। अरे, लगता है कोई गाड़ी वाला इनको मार गया है। इंसानियत के नाते इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। रविंदर उनको अस्पताल में भर्ती करवा देता है और होश आने के लिए प्रार्थना करता है। कुछ देर में व्यक्ति को होश आ जाता है, जिसके बाद रविंद्र उस रोड पर पहुंच तो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या रविंद्र अपने गरीब परिवार में कभी रजाई ला पाएगा? जानने के लिए कहानी के अंतिम भाग में चलते हैं। आंखों में आंसू लिए रविंद्र अपने घर पहुंचता है, जहां उसका पूरा का पूरा परिवार टूटे मकान के अंदर ठंड में उसके आने का रास्ता देख रहे थे। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पापा, पापा, आप हमारे लिए रजाई ले आए हो ना? कहाँ है रजाई? हाँ जी, आप तो रजाई लेने गए थे ना, तो खाली हाथ क्यों वापस आ गए? रजाई कहाँ है? पत्नी के सवाल पूछने पर रविंदर के चेहरे पर असमर्थता का भाव झलक आता है और वह बहुत रोता है। मैं रजाई नहीं ला सका इंदु। माँ, पिताजी, बच्चे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रविंद्र बेटा, रोता क्यों है? ईश्वर ने हमारी किस्मत में शायद सर्दी की मार सहना ही लिखा है। तभी सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता है। उसके हाथों में एक मखमली बढ़िया रजाई और कुछ खाने पीने का सामान भी था। उसने नर्म लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं माँ जी, आप लोगों को इस ठंड में बिना रजाई के और नहीं रहना पड़ेगा। ये लो रविंदर, ये रजाई और ये खाने पीने का सामान एक छोटे से उपहार के रूप में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। साहब जी, मैं तो आपको जानता भी नहीं। हाँ, अनजाने में ही तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने जिनकी जान बचाई थी वो मेरे पिताजी थे। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। पूरे परिवार ने संतुष्टि भरे दिल से एकटक उस गर्म रजाई को देखा और इंदु ने उस रजाई को हाथ में लेते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, हम सब जने आपका शुक्रगुजार हैं। इस रजाई की कीमत हम जैसे गरीब परिवारों में किसी सोने चांदी की चीज जितनी महंगी होती है। धन्यवाद। इस तरह से आखिरकार एक बड़े संघर्ष के बाद गरीब परिवार में रजाई आ जाती है और पूरा परिवार सुख चैन से ठंड के मौसम में सो पाता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ये सर्दी का मौसम हर किसी के लिए एक समान नहीं होता। अरे क्या बात है चिंटू, प्रीति, तुम दोनों ने रजाई क्यों फेंक रखी है? चलो रजाई ओढ़ लो वरना ठंड लग जाएगी। मुझको नहीं ओढ़ना ये बोरी वाला रजाई, ये मुझको बहुत ज्यादा चुभता है माँ। मुझको वो महंगी वाली रजाई ला कर दे दो। आखिर कौन है बोरी की रजाई ओढ़ने वाला ये गरीब परिवार
जिनके लिए कंबल या रजाई खरीद पाना भी बस की नहीं है। चलिए देखते हैं। जहां एक कच्ची और कमजोर से मिट्टी के घर के अंदर गरीब किशोरी लाल का परिवार बैठा हुआ है। एक तरफ कोने में गरीब बहू रेखा चूल्हे के धुएं में रोटी बना रही है। बाहर चल रही पछुआ हवा घर के टूटे जर्रों से अंदर आ रही है। ओह ये राम जी, ये ठंडी हवा तो हड्डियों में चुभ रही है। एक ही रात के अंदर कितनी ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। रेखा बहू देख, सर्दियां शुरू हो गई हैं। रेखा बहू देख, सर्दियां शुरू हो गई हैं। रात को सोने में बहुत ठंड लग रही थी, तो तू आज रजाई निकाल दियो। ठीक है माँ जी, मैं रजाई निकाल दूंगी। रेखा जैसे ही बोरी में से रजाई निकालती है तो देखती है कि चूहों ने रजाई को बुरी तरह से कुतर दिया। हे भगवान, इन चूहों ने भी दुखी कर रखा है। इस सर्दी के मौसम में ये पुरानी रजाई तो हमारा इकलौता सहारा था, इसे भी काट दिया। अब हम क्या ओढ़कर सोएंगे? अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? ला दे मुझे, मैं अभी इसे पैबंद लगा के ठीक कर देती हूँ, ओढ़ने लायक हो जाएगी। माँ, तुम कितनी बार इस रजाई को सिलोगी? ये रजाई की रुई भी निकल रही है और पूरी तरह से उधड़ गई है। अब हमको नई रजाई लेनी ही चाहिए। निशा बेटी, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि अभी घर के हालात कितने मुश्किलों भरे हैं। उसमें तेरा भाई अकेले कमाने वाला है, वो बेचारा अकेले क्या क्या करेगा। हम सबको 2 वक्त की रोटी खिलाएगा या रजाई खरीद कर लाएगा? गरीब हालात एक परिवार के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होते, क्योंकि पैसों की तंगी की वजह से एक परिवार में कभी सुख सहूलियत नहीं आ पाती है। ऐसे ही दशा इस परिवार के अंदर भी मौजूद है। इसमें बेचारा चंद्र ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके ऊपर पूरे परिवार का पेट भरने का जिम्मा है। साथ में 2 जवान बहनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी, बच्चों के भविष्य की चिंता। इन्हीं उलझनों में फंसा वो कड़कड़ाती ठंड में टाइल के गोदाम में काम कर रहा है। इसके बदले उसे मुश्किल से दिन भर के 100-200 मिलते हैं। इतनी ठंड के मौसम में मखमली नरम गरम रजाई ओढ़कर बैठने के भी अलग ही नजारे हैं। वैसे रेट तो महंगा ही लिया था दुकानदार ने, लेकिन चीज एकदम बढ़िया क्वालिटी की दी। गोदाम में कांपते हुए चंदर सेठ की महंगी रजाई को देख रहा था। तभी मालिक हुक्म जताता है। अरे ओ भूतनी के, घूर घूर कर मेरी महंगी रजाई को क्या देख रहा है? इतनी महंगी रजाई तो तूने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी। गरीब जो ठहरा, चल जल्दी जल्दी टाइल रख, एक भी टाइल टूटनी नहीं चाहिए। मालिक से गालियां खाकर बेचारा चंद्र अपनी गरीब किस्मत को कोसते हुए काम करने लगता है। हे भगवान, तेरी भी लीला निराली है। बिना गाली खिलवाई तू हम जैसे गरीबों को रोटी नहीं दे सकता है। कहाँ तो गरीबों का परिवार झोपड़ियों में ठंड में जूझता है और अमीर अपनी ठाठ में रहता है। किसी भी तरह इस साल के अंदर मुझे रजाई खरीदनी है। काम खत्म करके चंदर ठंड से ठिठुरते हुए घर जाने लगता है, जहां वो रजाई का एक बहुत बड़ा शोरूम देखकर रुक जाता है। शोरूम के अंदर बहुत ही रईस ज्यादा लोग रजाई खरीद रहे थे। तभी चंदर भी एक रजाई छूकर देखने लगता है। कितनी बढ़िया मखमली रजाई है, इसके अंदर तो मेरा पूरा परिवार आराम से आ जाएगा। सुनिए जरा भाई साहब, ये रजाई कितने की है? शोरूम का मालिक चंदर को सर से पैर तक घूरते हुए मजाक उड़ाकर बोला। अरे ओ भाई, चलो चलो बाहर निकलो, ये रजाई खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है। ऐसा क्यों बोलते हो भाई, रेट तो बताओ। पूरे 1 लाख रुपए की रजाई है। जापान और स्पेन में बनती है ऐसी रजाई। 1 लाख रुपए? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। क्यों? सारी हवा निकल गई। अब जा यहाँ से। तुम जैसे गरीबों के लिए रजाइयां फुटपाथ पर मिलेंगी, समझे? चंदर अपमानित होकर वहां से घर आ जाता है। हर दिन के साथ ठंड भी बढ़ती चली जाती है। जहां अमीर लोग अपने आलीशान महंगे मकान में महंगी मखमली रजाई में चैन सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वहीं गरीब परिवार एक पतली दुबली फटी रजाई के अंदर अभी जाग रहे थे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि हम खुली छत के नीचे सो रहे हैं और हमारे शरीर पर कुछ है भी नहीं। ये रजाई तो बिल्कुल भी ठंड कम करने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे गर्माहट तो मिल ही नहीं रही। ओह, अरे कहाँ से गर्माहट आएगी? बहू के दहेज की रजाई है। ये बहू की शादी को 10 साल हो गए हैं। हर साल एक ही रजाई ओढ़ेंगे, रजाई तो पतली होगी ही ना। जहां एक तरफ गरीब परिवार रजाई में परेशान था, तभी प्रीति और चिंटू रजाई की लड़ाई शुरू कर देती हैं। ओए चिंटू के बच्चे, छोड़ रजाई, मुझको भी रजाई दे, मुझको ठंड लग रही है। मुझको भी तो ठंड लग रही है, लड़ाई मत करो मुझसे। तभी खींचातानी में रजाई बीचों बीच से फट जाती है। बेचारा पूरा का पूरा परिवार असहाय महसूस करते हुए एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे।
हे भगवान, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब बिना रजाई के कैसे ठंड कटेगी? अरे इतनी बर्फीली हवा चल रही है कि शरीर का खून ही जमा दे। अरे रे। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ जुगाड़ लगाती हूँ। रेखा कुछ बोरियों को काटकर रजाई बना लेती है। पूरा का पूरा परिवार इस तरह से ठंड में गुजारा करता है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक सुबह ठंड के मारे दोनों बच्चे उल्टियां करने लगते हैं। चिंटू, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? माँ जी देखिए ना, इसकी तो उल्टियां बंद ही नहीं हो रही है। अब पूरा का पूरा परिवार ऐसे ठंड में बोरी ओढ़कर रहेगा तो क्या होगा बहू? ला दे, इसको थोड़ी सी बोरी के अंदर ही लिया ताकि थोड़ी गर्माहट मिलेगी बच्चों को। तभी चिंटू रोते हुए बोलता है, मुझको वो बोरी नहीं ओढ़ना है माँ, वो रात को भी बहुत चुभ रही थी। पिताजी, आप हमारे घर के लिए भी एक नई महंगी सी रजाई ले आई ना। कहाँ से लाऊं मैं तुम लोगों के लिए महंगी रजाई? मेरे लाल, मैं आज ही जाकर सेठ से एडवांस पैसे मांगूंगा और रजाई लेकर आऊंगा। क्या कभी इस परिवार में उनके सपनों की महंगी रजाई आ पाएगी? तो चलिए देखते हैं। ठंड में कांपते हुए चंदर सड़क पर निकल जाता है, जहां चारों तरफ कोहरा छाया होता है। तभी वो रोड पर एक बम्पर धमाका लगा देखता है, जिसमें एक आदमी तेज तेज आवाज लगा रहा था। आ गया साल का सबसे बड़ा बम्पर धमाका, जिसमें गरीब हो या अमीर, करोड़पति हो या रोडपति, हर इंसान पा सकता है महंगी रजाई जीतने का इनाम 1000 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जनहित में जारी। ये सुनकर चंदर के चेहरे पर एक उम्मीद जाग जाती है। वो दौड़ा दौड़ा सेठ के पास आता है। सेठ, मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए चाहिए? वो एकदम से? करना क्या है तुझको? वहाँ सड़क पर साल का बहुत ही बड़ा बम्पर धमाका निकला है। वहाँ लाखों रुपए की रजाई हजारों में मिल रही है। ये सुनकर सेठ जोर जोर से हंसकर मजाक उड़ाने लगता है। क्या कहा तूने? लाखों रुपए की रजाई तुझे हजारों में दे देंगे? अरे तुझको मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख। चल, मेरा क्या जाता है, ये ले जा 1000 रुपए। बेचारा चंदर भागकर 1000 रुपए लेकर उस बम्पर धमाके में आता है और कूपन खरीद कर घर आता है। तभी रोते हुए रेखा बोलती है, अजी आप तो हम सब के लिए आज रजाई लेकर आने वाले थे, मगर आप तो खाली हाथ लौट आए। चंदर पत्नी को सारी बात बताता है। हे भगवान, क्या जरूरत है आपको ये जुआ खेलने की? एक तो ऐसे ही हमारे हालात ठीक नहीं है, अगर कूपन नहीं लगा तो क्या करेंगे? तो समझ लेंगे कि हमारी किस्मत में नहीं था, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। पूरा परिवार सारी रात ठंड में प्रार्थना करता है और अगली सुबह होते ही वही आदमी बहुत ही महंगी सी रजाई लेकर उनके दरवाजे पर आ जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो, इस साल के हमारे बम्पर धमाके के विजेता आप और आपका परिवार है, और आपको मिलती है ये लाखों रुपए की मखमली रजाई। इतनी महंगी रजाई देखकर गरीब परिवार वालों के आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं और बुजुर्ग सीता भर भर कर दुआएं देने लगती है। भगवान तुम्हारे बाल बच्चे परिवार को आबाद रखे बेटा। तुम नहीं जानते ये रजाई हमारे लिए केवल रजाई नहीं, बल्कि सोने चांदी जितनी महंगी चीज है। अब हम लोग भी इस महंगी रजाई में सोएंगे ना दादी माँ? अब हमको बोरी नहीं ओढ़ना पड़ेगा ना बुआ? हाँ मेरी प्यारी पिंकी, अब हम पूरा परिवार आज से इस महंगी रजाई में सोएंगे। कितनी खुशी की बात है, आखिरकार हमारे गरीब परिवार में महंगी रजाई आ ही गई।